सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे भैया। लेक्चर नंबर हो गया है 4 और डेट क्या हो गई भैया, डेट हो गई है 16, है ना। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोफेज तो कल ही पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये 3 टॉपिक आज हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए यार, आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक जिसका नाम है मेटाफेज। तो आइए दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं दोस्तों। गुरुजी कौन से बड़े देश में रह रहे हैं आप? आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। इतना बड़ा देश है यार, करोड़ों में आबादी रहती है। सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस मेटाफेज को बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो गुरुजी फर्स्ट स्टेज किसे बोलते हैं? कल का लेक्चर प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यस दोस्तों, तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस होता है। इसमें क्या होता है? डिसअपियरेंस, डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। इसमें क्या होता है? डिसअपियरेंस, डिसइंटीग्रेशन और इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। देखो, जैसे ही मेटाफेज आता है तो पता है क्या होता है? जब मेटाफेज आता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, चारों तरफ क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन, मतलब गायब होने लगता है। कौन? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब गायब होने लगते हैं जब मेटाफेज आता है। जब मेटाफेज आता है तब बादलों में घना अंधेरा छा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मेटाफेज आता है तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं। आपने प्रोफेज में भी देखा होगा, लेट प्रोफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो गायब होने लगते हैं। तो वो गायब क्यों होने लगते हैं? क्योंकि इसकी बारी आने वाली है। क्योंकि लेट प्रोफेज के बाद कौन आएगा? मेटाफेज। मेटाफेज आएगा तो कौन गायब हो रहा है भैया? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों गायब हो रहे हैं? क्योंकि वो डरते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वाह गुरुजी, अच्छे वो गा रहे हो आप। क्या बोलते थे इंग्लिश में? पोएट्रिक डिवाइस ना? हाँ, पोएट्रिक डिवाइस। बड़ी अच्छी राइम बनाती है आपने। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो वैसे ही जैसे ही मेटाफेज पधारता है तो स्वागत तो हमारा ऐसा करता है वो, स्वागत तो करो हमारा। तो जब उसके स्वागत की बारी आती है तो भाई सब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाग जाते हैं। क्योंकि पता ही है तुम्हें, कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना जो एक किसी का करियर खा जाते हैं। अब नाम नहीं लूंगा यार, तुम्हें तो पता ही है फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन है। अगर वो किसी की शादी पार्टी में आ गए और वहाँ पे कोई अच्छे करियर वाले लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने उनके सामने नहीं देखा, वो भाग जाते हैं वहाँ से। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि पता है भैया अपना करियर पहले, भैया शादी के रसगुल्ले बाद में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी चलेगा तब भी ठीक है। ये बंदा शादी में दिख गया है, भाग लो यहाँ से, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा का करियर खा जाते हैं। तो वैसे ही उस डर के कारण न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी भाग जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम क्या होता है? साइटोप्लाज्म में फैलने लगता है। ठीक है। एंड इट कंडेंसेशन कंप्लीट। देखो, जब अर्ली प्रोफेज चल रहा था तो क्रोमेटिन थी। लेट प्रोफेज में क्या होता? क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए थे, मतलब ये कंडेंस हो गया था, ऐसे फोल्ड हो गए, कंडेंस हो गया था। अब कंडेंस होने के बाद ना ये साइटोप्लाज्म में ना इधर उधर फैलने लगते हैं ऐसे करके। उरी दादा, उरी दादा रे, फैलने लगते हैं क्योंकि इनका कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड। ओके। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो देख के पता चल रहा है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो देख के। जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ेंगे तो उसमें हम मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देख के पता लगा रहे हैं फूल का कलर लाल है, इसमें ये पत्तियां पाई जा रही है, इसमें इतने फूल के पेटल्स पाए जा रहे हैं, 3 या 4, है ना, इसमें स्टेमन इतनी पाई जा रही है, इसमें ये पाया जा रहा है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मतलब साइज क्या है इसका, नंबर क्या है, ये हम मॉर्फोलॉजी देख के पता कर सकते हैं। मेटाफेज में हम क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी मतलब उन्हें देख सकते हैं कि कितने नंबर प्रेजेंट है, कितना इनका साइज है ना। कैन बी स्टडीज बेस्ट विजिबिलिटी, क्योंकि इसमें ये सबसे अच्छे से दिखते हैं, मेटाफेज में अच्छे से दिखते हैं।
फर्स्ट टाइम ऑफ क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन स्पिंडल फाइबर, पहली बार हुआ है मुझको, पहली बार हो गया है तुझसे ओ प्यार सजना। तो देखो, जो स्पिंडल फाइबर है ना वो इससे अटैच्ड है, स्पिंडल फाइबर है वो इससे अटैच्ड है, स्पिंडल फाइबर है वो इससे अटैच्ड है, स्पिंडल फाइबर है वो इससे अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? सेंट्रोमियर से। किससे? सेंट्रोमियर। देखो, देखो, फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन स्पिंडल फाइबर, पहली बार क्रोमोसोम अरेंज होते हैं स्पिंडल फाइबर में। ये याद करो, ये सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम है, इसमें ये एस्टर रे निकल रहे हैं, मैंने प्रोफेज में बताया था। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो देख लें, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें कटुक, और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे लेक्चर नंबर 3 में। आपका स्वागत है, ऐसे बोलेंगे। तो डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर अटैच्ड इन क्रोमोसोम टू स्पिंडल फाइबर। जो ये देखो, मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है, ये इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रोफेस में आपने बनाया है, और मैंने न्यूक्लियस में भी मैंने आपको समझाया ये वाला डायग्राम न्यूक्लियस में समझाया, न्यूक्लियस के लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 चैप्टर 1, मतलब मेरे हिसाब के लिए वो चैप्टर 1 ही है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो देखिए, डिस्क शेप काइनेटोकोर, ये जो डिस्क शेप, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाई है ना, ब्लैक कलर में, ये देखिए जहां मैं मार्क करूंगा, डिस्क शेप काइनेटो, ये जो डिस्क शेप है ना, जो इस लाल लाल कलर के ऊपर जो डिस्क शेप सी बनी है, इसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। ये तो मैंने न्यूक्लियस में बताया था। तो इन काइनेटोकोर पे कौन अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर, ठीक है, जो कि प्रोटीनेशियस की एक लेयर होती है। ओके, ऑल क्रोमोसोम कम्स एट इक्वेटर। तुम देख रहे हो सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए हैं। जैसे इंडिया, मतलब इंडिया में जो दिल्ली और ये राजस्थान, ये सब पार्ट है, ये सब इक्वेटर के अंदर आते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, इक्वेटर के पार्ट में ही सबसे ज्यादा आबादी रहती है मेरे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी मिलती है, वहाँ पे इजीली सर्वाइव भी कर जाते हैं लोग। अब भैया, पहाड़ों की चोटी पे जाके आप बैठे हैं और पता चला बर्फ की सिल्ली हिल गई, उड़ी दादा, बह गया रे, बह गया, अरे बह गया, घर बह गया। अब आप बैठे हैं जाके कहाँ पे? समुद्रों में जाके बैठ गए हैं आप, और पता चला अरे समुद्र की लहर आई और दबा के ले गई, हो गया बेटा काम आपका। आप बैठे हैं ज्वालामुखी के पास, ज्वालामुखी फटा और आपका काम हो गया। तो आप सबसे ज़्यादा कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ भैया नॉर्मल है, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी उनी आ जाता है, बाढ़ उड़ होने लगती है, कोई दिक्कत नहीं, बट इतने लोग भाई बच जाते हैं, मैक्सिमम लोग बच जाते हैं, क्योंकि भैया इक्वेटर वाला हिस्सा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, सिर्फ बरसात के मौसम में ही तो आएगा, झेल लेंगे। बट भाई पहाड़ों पे तो कभी भी बरसेगा, और झमाझम बरसेगा, 1-2 हफ्ते तक बरसेगा। पता चला बादल ही फट गया, अब तो दिक्कत आ गई दोस्तों, कैसे बचें, और हर समय डर का माहौल, कोई जंगली जानवर आ गया और आपको खा गया। पर असल में आप जंगली जानवर के घर में रह रहे हैं, वो आपके घर में नहीं घुसा है, आप उसके घर में घुसे हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे तो वही रह रहा था, उन्हें क्या पता था कि आप यहाँ पे भी आके बस जाएंगे। आपने पहाड़ों की चोटियों पे भी घर बना लिए हैं, वो सोचा कि भैया ये जगह तो मेरे लिए गुरुजी बेस्ट है, मैं तो यहाँ पे अब अपना ही दबदबा बनाऊंगा, बिल्कुल माहौल बनाऊंगा, यहाँ पे शिकार करूंगा, ये करूंगा। और उन्हें क्या पता था आप तो यहाँ पे भी टपक जाएंगे। तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है, मतलब गलती हम लोगों की है कि हम लोगों ने वहाँ पे घर बना रखे हैं। तो वो तो अपने घर में ही घूम रहा था, आप उसके घर में आ गए हैं। तो वो तो अपने घर में कभी भी आ सकता है ना। तो इसलिए ऐसी जगह रहें, है ना, मतलब ऐसी जगह इक्वेटर के पास जहाँ पे देखिए जानवर कम होंगे, आपके पास एकदम से ऐसे शेर चीता नहीं आ जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, स्वागत तो करो हमारा। और भैया कहेगा भैया डिनर में क्या है? अरे पहले तुम खाओ, हम तुम पे सोया सॉस की चटनी लगा के खाएंगे। बिना नमक लगाए, बिना तले, पहले तुम अपना पेट भर लो। तो ऐसा भाई हो सकता है। अब घने जंगलों में रहोगे तो यही होगा ना भाई, घने जंगल में जानवर का घर है, आप जानवर के घर में घुसेंगे तो यही होगा। चलिए आइए बिना टॉपिक के, भाई टॉपिक से क्यों भटकना। तो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं बिल्कुल इक्वेटर प्लेट पे, ठीक है, इक्वेटर पे दिख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें प्लेट पे चारों को परोसा गया हो कि हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा है कि सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया पूरी फैमिली ने और एक जगह पे खड़े हो गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, और फिर ऐसा कर रहे हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं।
प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेटाफेज इक्वेटोरियल प्लेट। देखो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट मतलब एक प्लेट में आ गए, एक प्लेट में, ऐसा नहीं लग रहा है एक प्लेट में परोस दिए लाइन से, जैसे 4 बिस्किट रख दो, 1 बिस्किट 2 बिस्किट 3 बिस्किट, अरे दीवान ओले प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेटाफेज इक्वेशनल प्लेट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेटाफेज समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है एनाफेज। तो मैंने मेटाफेज पे कुछ ज़्यादा ही टाइम बता दिया, बट ठीक है दोस्तों, मैं जो भी चीज़ मजाक कर रहा था, जो भी चीज़ मैंने बोली हो मजाक था वो। दोस्तों देखो फनी वे में शायद आपको आसानी से आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा लेक्चर में और आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि देखो पढ़ाई तो बोरिंग है, अब मैं से एनसीईआरटी की तरह धर धर पढ़ दूँ और वही वही बातें समझा दूँ, आपको लगेगा कुछ तो यार थोड़ा तो मज़ा करे, बच्चे के चेहरे पे स्माइल भी तो आनी चाहिए ना। अब ऑफलाइन में क्या होता है, कांटेक्ट बना रहता है, बच्चों को थोड़ा हंसाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर ऐसे बीच में, तो ये एक टीचिंग की एक आर्ट होती है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं एनाफेज। ये गुरुजी आज तो लगता है आप मजाक के मूड में हो। क्या करूं दोस्त, करना पड़ता है, आपके चेहरे पे भी काश हंसी आ जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर इन ईच डॉटर क्रोमेटिड वन क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। मैं पता क्यों चाह रहा हूँ आपके चेहरे पे, क्योंकि आपके पास भी लोड है कि पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये है वो है, एग्जाम्स का प्रेशर समझ सकता हूँ, आई नो यार, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी हूँ यार स्टूडेंट, समझ सकता हूँ भाई, ये होता है, ये हर एक स्टूडेंट के संग होता है, तुम अकेले नहीं हो, सारे स्टूडेंट फेस करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं और जो पढ़ते हैं, है ना। तो गुरुजी नंबर नहीं आ रही है वो फलाना ढिमकाना, है ना, तो होता है यार, समझ सकता हूँ। पर पढ़ाई के समय ये सब टेंशन रहेगी तो फिर हम पढ़ कैसे पाएंगे। तो इसलिए यार दोस्त, इसलिए मैं तुम्हारे चेहरे पे हंसी चाहता हूँ कि तुम टेंशन फ्री होके पढ़ो। चलो आओ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। देखो ये स्प्लिट होते हैं, वो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, जो मेटाफेज मतलब जो मेटाफेज में दिखाया था अभी मैंने कि वो प्लेट में होते हैं, प्लेट में ऐसे। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर इन इस एक क्रोमोसोम को इधर खींच, ये जो पूरा एक क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड को ऊपर खींच लेंगे और एक क्रोमेटिड को नीचे खींच लेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से, इस एक क्रोमेटिड को नीचे खींच लेंगे, इस एक क्रोमेटिड को ऊपर खींच लेंगे। ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर जो ऊपर वाले एस्टर रे से अटैच्ड है वो ऊपर की ओर खींचेंगे, नीचे वाले स्पिंडल फाइबर नीचे वाले क्रोमेटिड को खींचेंगे। तो दोनों ऐसे खींचते हैं, ये दोनों स्पिंडल फाइबर है, एक ऊपर की तरफ खींचेगा, एक इस तरफ खींचेगा, तो दोनों ऐसे खींचते चले जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे नहीं लगता जैसे वो, ऐसे नहीं लगता, ऐसे 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 पक 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 पकैक। तो ये वही लग रहा है मुझे भी, जो मुर्गी की तरह कुक 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 कुक। दोस्तों तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, कुक 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 कुक। क्रोमेटिड ऑफ वन क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। नाउ दिस डॉटर क्रोमेटिड कॉल्ड क्रोमोसोम। इस डॉटर क्रोमेटिड को ही, ये जो डॉटर क्रोमेटिड है इन्हीं को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लीडिंग क्या होता है, सेंट्रोमियर एंड ट्रेलिंग बिहाइंड आर्म्स। देखो आगे की तरफ क्या होता है, सेंट्रोमियर, ये गोल गोल यहाँ पे बिंदु होते हैं, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ना ये बिंदु होते हैं, ये जो बिंदु होते हैं ये दिख नहीं रहे आपको शायद, सेंट्रोमियर कहलाते हैं, सेंट्रोमियर इसमें भी होते हैं बिंदु, सेंट्रोमियर इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। गुरुजी तो लाल लाल दिल सा लग रहा है ना, दिल। सेंट्रोमियर एंड ट्रेलिंग बिहाइंड आर्म। सेंट्रोमियर आगे की तरफ होगा, तो देखो ना सेंट्रोमियर, और ट्रेलिंग बिहाइंड पीछे आर्म्स की तरह कौन है, क्रोमेटिड। शेप ऑफ क्रोमोसोम स्टडी। यहाँ पे ना क्या करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं, शेप ऑफ क्रोमोसोम्स की। शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटा फेज है ये, सबसे छोटा फेज है, तभी तो इतनी जल्दी खत्म हो गया दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, एनाफेज हो गया खत्म, अब चलते हैं टीलोफेज की तरफ। तो आइए, तो हाँ जी दोस्तों आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक टीलोफेज। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स ऑफ प्रोफेज।
जो जो प्रोफेज में हुआ था ना, अब उसी को पीछे दोहरा लो। मतलब प्रोफेज में क्या होता भैया, डिसअपियर होने लगा था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी है ना, ये सब गायब होने लगे थे, स्टार्ट हो गए थे अर्ली प्रोफेज में। वही चीज़ पीछे कर लो, जो लेट प्रोफेज में हो रहा था उसको पीछे घुमा लो। जैसे 1 से 10 तक गिनती का, या 10 से 1 का लो, दोबारा पीछे कर लो। तो इसमें दोबारा से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आने लगेगी, न्यूक्लियस आने लगेगी, गोल्गी बॉडी आने लगेगी, ये सब आने लगेगा। उसमें क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने लगे थे, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनने लगेगा। तो रिवर्स ऑफ प्रोफेज, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, देखो स्पिंडल फाइबर गायब हो गई, गायब गायब। तुम पा पापी 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 न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी बॉडी रीअपियर। देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी मतलब जीबी, ये 1 GB 2 GB 3 GB नहीं, जो आप रील स्क्रॉल करने में खत्म कर देते हैं, उल्ला 2 GB डाटा इज ओवर नाउ, ये वो नहीं है, ये गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। ये सब वापस आने लगते हैं, रीअपियर। डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम वापस से डीकंडेंस होने लगता है। मतलब ये मैंने क्रोमोसोम था, ये मेरा है ना, ये मेरा क्रोमोसोम था, ये वापस से डीकंडेंस होने लगता है। देखिए डीकंडेंस हो गया ना, ये क्रोमेटिन बन गया, क्रोमेटिन जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। यहाँ पे भी लिखा है मैंने कि क्रोमोसोम से वापस क्रोमेटिन बनने लगता है दोस्त मेरे, ठीक है। विजिबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, लंबे होने लगते हैं, थिन होने लगते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। ऐसे जैसे, अरे मान लो अगर हमारी, इमेजिन करो अगर हमारी बॉडी में हड्डी ना हो तो हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। मतलब जो हमारा शेप है, हमारा कोई फिक्स शेप नहीं होगा, हमारी शक्ल हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, हम इसे आड़ी टेढ़ी भी कर सकते हैं। क्यों? फिर हम एकदम से ऐसे जेली की तरह हो जाएंगे और ऐसे फिसल जाएंगे, पानी की तरह हम ऐसे फिसलते रहेंगे। फिर तो हम पानी की तरह से फिसल फिसल के चलेंगे, ऐसे मतलब पूरा ज़मीन पे ऐसे रेंग जाएंगे और फिर फिसल फिसल के जाएंगे पानी की तरह। और फिर हमारा कोई फिक्स शेप नहीं होगा, हम कोई भी शेप ले पाएंगे, बट ये तो इमेजिनेशन है। तो वैसे ही क्रोमोसोम भी अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है। क्रोमोसोम रीच्ड एट अपोजिट पोल, क्रोमोसोम वापस से अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और डीकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है, क्रोमोसोम वापस से, पहले क्या हुआ था मेटाफेज में, क्या हुआ था, सब लोग सेंटर पे आ गए थे, ये सब क्या होंगे वापस से दूर दूर जाएंगे। देखा था एनाफेज में डॉटर क्रोमेटिड सब ऊपर चली गई थी, तो ये क्या होंगे, ऊपर को जाएंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनने लगेगी और क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगेंगे, क्रोमेटिन में बदलने लगेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आ जाएगी वापस से। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगी और ये साइटोकाइनेसिस के थ्रू होगा, 2 हिस्सों में कैसे टूटा, इतना है टेलोफेज के अंदर। तो देखिए कैरोकाइनेसिस यहाँ पे होती है कंप्लीट, टेलोफेज खत्म होती है, कैरोकाइनेसिस हो जाती है कंप्लीट, अब साइटोकाइनेसिस होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे हम साइटोकाइनेसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ लेंगे कल हम, है ना, यहाँ तक पूरा कर देंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक में। और हाँ, वीडियो को अभी तक किसी ने लाइक नहीं करा तो भाई लाइक कर दो, जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दो, ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप झट से यहाँ पे आएँ और एक गुरु जी का लेक्चर आ गया, गुरु जी का, है ना। तो ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको मेरे बेहतरीन फ्री नोट्स आपको मिल जाएं बिल्कुल फ्री में। तो तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हाँ, हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें भाई, ज़्यादा चिंता ना ले। मानता हूँ भैया कहना आसान है, मुश्किल हो जाता है, हाँ ठीक है, बट याद रखो व्हेन डीपी भैया इज हियर, अरे गलत बोल दिया, सॉरी दोस्तों, सॉरी, नो फियर बिकॉज व्हेन डीपी भैया इज हियर। अरे यार गलत बोल दी ना, चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। गुरुजी हमें आपकी गलतियां नजर आ रही हैं, हम नहीं छोड़ेंगे आप। तो मिलते हैं अगले दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और थैंक यू सो मच।